कोशिश कर इतनी की रास्ते में न आए, कोशिश कर इतनी की कोई रास्ते में न आए, मेहनत कर इतनी की जो रास्ते में आए वो टूट कर बिखर जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रीट लेवल 2 के लिए हमने मैथ्स के जो आपकी टॉपिक्स थे वो लगभग कंप्लीट कर लिए थे और हमारी मैथ्स पेडागोजी चल रही थी। मैथ्स पेडागोजी में कल मैंने आप लोगों को गणित का अर्थ और गणित की जो विभिन्न परिभाषाएं दे रखी है उनके बारे में बात करी थी। ठीक है, हम एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में हम जो है क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गणित की कुछ डेफिनेशंस है वो हमें याद होनी चाहिए। पहली दी गई थी वेदांग ज्योतिष के द्वारा कि जिस तरह मयूरों के सिर पर मुकुट शोभायमान होते हैं, सर्पों के सिर पर मणियां, वही सर्वोच्च स्थान वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित का है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन रॉजर वेगन के अनुसार दी गई थी कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंहद्वार या कुंजी है। गैलीलियो के द्वारा गणित की परिभाषा दी गई है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर के द्वारा संपूर्ण जगत या फिर ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था कि हॉगवैन के अनुसार, तो हॉगवैन कहते हैं कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है, दर्पण है। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि गणित तर्क शास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है। क्या कहते हैं दोस्तों, कि गणित है वह तर्क शास्त्र की एक शाखा नहीं है, लेकिन फिर भी वह तर्कपूर्ण भाषा है। मार्शल ऐसा कहते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन है गणित जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है और इन तत्वों को मूर्त में परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था लॉक के अनुसार गणित की परिभाषा, तो वह दी गई थी कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की जो आदत है उसको विकसित या उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ी थी नेपोलियन के अनुसार डेफिनेशन। तो नेपोलियन के अनुसार क्या डेफिनेशन दी गई थी, गणित की उन्नति तथा वृद्धि से देश की संपन्नता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ आपकी दो डेफिनेशन और रह गई थी। एक तो आपके ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित की परिभाषा क्या है और एक हमारे प्रोफेसर बॉस के अनुसार गणित की परिभाषा क्या है। इन दो डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम बढ़ेंगे आगे गणित की प्रकृति की ओर और गणित के बारे में और क्या कहा जा सकता है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का 9th डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं अब। और 9th डेफिनेशन आपकी किसके अकॉर्डिंग है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। तो आप लिख लीजिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, तो जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो ये कहती है कि गणित मापन, मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है। गणित क्या है, तो मापन, मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है, ऐसा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है। तो आप लिख सकते हैं कि गणित मापन, मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है। ठीक है, गणित क्या है, मापन, मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है, ऐसा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों प्रोफेसर बॉस के अनुसार। प्रोफेसर बॉस क्या कहते हैं गणित के बारे में, और ये लास्ट 10th नंबर की डेफिनेशन है गणित की। ठीक है, तो आप लिख लीजिए प्रोफेसर बॉस के अनुसार। ठीक है, तो देखिए प्रोफेसर बॉस कहते हैं गणित के बारे में कि हमारी जो पूर्ण सभ्यता है, जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर परिवर्तन करती है, और इसकी जो ये परिवर्तन वगैरह होते हैं, इसकी जो वास्तविक बुनियाद है वो क्या है, तो वो गणितीय सिद्धांत है, ऐसा कहते हैं प्रोफेसर बॉस। ठीक है, तो हमारी पूर्ण सभ्यता, पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा
उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है। इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय सिद्धांत है। ठीक है, तो प्रोफेसर बॉस के अनुसार गणित क्या है? हमारी जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताएं जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इन सभी की जो वास्तविक बुनियाद है वो गणितीय सिद्धांत ही है, ऐसा प्रोफेसर बॉस कहते हैं गणित के बारे में। तो गणित की हमने टोटल 10 डेफिनेशंस पढ़ी है। उनमें से दोस्तों हमारी वापस से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। वेदांग क्या कहते हैं कि मयूरों के सिर पर मुकुट और सर्पों के सिर पर मणियां, उसी प्रकार से वेदांग नाम से परिचित विज्ञानों में गणित। रॉजर वेकन कहते हैं गणित समस्त विज्ञानों का सिंहद्वार। गैलीलियो कहते हैं कि संपूर्ण जगत इसमें लिखा गया है। होंगवेन क्या कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि तर्कशास्त्र एक शाखा नहीं है, लेकिन फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है। मार्शल कहते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, लेकिन इसमें मूर्त रूपों में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पढ़ा, लॉक के अनुसार तो गणित वह पर मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चे के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत को विकसित कर सकते हैं। नेपोलियन कहते हैं गणित उन्नति और वृद्धि देश की समता से लिए संबंधित है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मात्रा और परिणाम का विज्ञान है। और प्रोफेसर बॉस के अनुसार हमारी पूर्ण सभ्यताएं जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियादी गणितीय सिद्धांत है। तो ये हो गए दोस्तों आप लोगों की गणित का अर्थ और गणित की परिभाषा के बारे में हमने कंप्लीटली डिटेल में बात करी। अब हम बात करेंगे गणित की जो प्रकृति है, गणित का जो नेचर है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये क्या कहती है, इसे मैथ्स का जो है दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में किस स्थान पर जोड़ा जाता है, और ये जो विभिन्न सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं किस बेस पे जोड़ा जाता है, इसके बारे में। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति, ठीक है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए दोस्तों, गणित की प्रकृति समझने से पहले कि विद्यालय में जो आपका पाठ्यक्रम चलता है ना, जो भी स्कूल्स है वहाँ पर जो जो आपका सिलेबस सम्मिलित किया जाता है, उसमें जितनी भी सब्जेक्ट जोड़ी जाती है, चाहे वो सामाजिक जोड़ी गई हो, हिंदी जोड़ी गई हो, इंग्लिश जोड़ी गई हो, संस्कृत जोड़ी गई हो, कंप्यूटर जोड़ी गई हो, आपके गणित जोड़ी गई हो, विज्ञान जोड़ी गई हो, इसके अलावा आईसीटी वगैरह जो भी आज आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो जोड़ी जा रही है, ये सभी जो सब्जेक्ट्स जोड़ी जाती है, इनका कुछ एक उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य लेकर के उस सब्जेक्ट को उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, विद्यालय के पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो अब जो विषय जोड़ा गया है, उस विषय का एक नेचर भी डिसाइडेड होता है, उस विषय की प्रकृति जो है पहले से निश्चित होती है, और उसी बेस पर उस सब्जेक्ट को जोड़ा भी जाता है। ठीक है, अब जो गणित विषय है उसकी संरचना अन्य विद्यालय की जो विषय हैं, जैसे कि आपकी मैथ, आप विज्ञान ले लीजिए, आप संस्कृत ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, सामाजिक ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, इन सभी की अपेक्षा जो अधिक मजबूत और शक्तिशाली है, किसकी संरचना दोस्तों? गणित की। इसीलिए गणित क्या होता है, बच्चों को टफ लगती है। क्यों? क्योंकि गणित जो है एक अन्य सब्जेक्ट्स की कंपैरिजन में एक अधिक स्थायी और एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ये हमारे डेली उपयोग में आने वाली सब्जेक्ट है। कौन? गणित। तो मैंने क्या बोला गणित के बारे में कि भाई यह जो है अन्य विद्यालयों की अपेक्षा अधिक मजबूत और शक्तिशाली होती है। आपके अदर सब्जेक्ट्स जो भी है हिंदी इंग्लिश, उनके कंपैरिजन में इसकी संरचना जो है वो शक्तिशाली है और हमारे लिए मजबूती भी देता है। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ये अधिक स्थायी होती है, क्योंकि आप सामाजिक में है तो देखिए हल्दीघाटी युद्ध को ले लीजिए, इतना बड़ा युद्ध है लेकिन उसकी भी 2 डेट दी जाती है। यूपीएससी अलग देता है, आरपीएससी अलग देती है। आप किसी भी चीज को लेकर के देख जाइए, आपको कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा बहुत मिल जाता है। लेकिन मैथ्स में अगर 2 और 2 4 है तो वो चाहे भारत में हो, चाहे आपका इंग्लैंड चले जाइए, चाहे आप ब्रिटेन चले जाइए, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, चाहे आप दुबई चले जाइए, चाहे आप फ्रांस चले जाइए, चाहे आप चाइना चले जाइए, चाहे जापान चले जाइए, चाहे जर्मनी चले जाइए, 2 और 2 4 ही रहेगा।
हो सकता है कि 2 लिखने की स्टाइल अलग हो, 4 लिखने का स्टाइल अलग हो सकता है हम बोलते हैं 2 + 2 4 होता है, अमेरिकन बोलेंगे 2 + 2 ऐड बाय 2 एंड देन इक्वल टू 4, वो इंग्लिश में बोलेंगे। तो इस प्रकार की बातें हो सकती है, लेकिन परिणाम जो आ रहा है, लास्ट में रिजल्ट आ रहा है, वह हमेशा सेम होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी विषय की संरचना जैसे जैसे दोस्तों अब क्या होता है कि कमजोर होती जाती है ना, किसी भी सब्जेक्ट की अगर संरचना कमजोर हो रही है तो उस विषय की सत्यता, मान्यता उसको भी जो है उसी क्रम में घटती हुई जाती है। कैसे? तो देखिए आप, जब सामाजिक सब्जेक्ट है, आज हम देखते हैं कि संस्कृत सब्जेक्ट के साथ में आजकल हमारे 10th तक तो कंपलसरी है, उसके बाद उसको हटा दिया गया है, मतलब उसके बाद में आपके पास ऑप्शनल है कि आप संस्कृत पढ़ते हैं या नहीं। उसी प्रकार से हिंदी है तो उसको अलग कर दिया गया है। लेकिन आपने एक चीज देखा दोस्तों कि सब सब्जेक्ट ऑप्शनल में आपको हर जगह होती है, लेकिन एक इंग्लिश सब्जेक्ट है जो भारत के एजुकेशन कल्चर में इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट साथ में रहती है। क्यों? क्योंकि देखो संस्कृत है, जैसे संस्कृत बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, उसको आज जर्मनी जापान पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में माना जाता है कि संस्कृत हमारे काम की नहीं है, संस्कृत की वैकेंसी नहीं आती है, हमें संस्कृत में टीचर नहीं बन पाते, हम संस्कृत अच्छी नहीं लगती, तो वो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए संस्कृत को आगे देखिए, कहीं सब्जेक्ट जो है आगे जाकर के आपको संस्कृत में बहुत कम स्टूडेंट या बहुत कम टीचर मिलेंगे जो पीएचडी होल्डर होते हैं। क्यों? वो उसमें काम नहीं करते। तो जैसे जैसे उसकी क्या हुआ दोस्तों, सत्यता, मान्यता, पूर्व कथन बच्चों की जैसे जैसे उसमें कमजोरी होने लगी तो उसकी संरचना कमजोर होने लगी, अब वो जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं अब इंग्लिश वगैरह जो है, एक आज 10th फेल या 10th पास बच्चा भी या फेल भी है ना, फिर भी वो चाहता है कि इंग्लिश सीखे। क्यों? क्योंकि लोग, हमारे आसपास का कल्चर यही कहता है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सब कोई इंग्लिश में बोलता रहता है। सब जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह है वो भी चाहे हिंदी नहीं, हिंदी आती हो लेकिन हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हैं। तो वो इसीलिए, तो उसी वजह से जैसे जैसे कोई सब्जेक्ट की मान्यता कम होती है तो हम क्या है उसको जो है उसकी संरचना भी कमजोर होती जाती है, और उसी बेस पे फिर से जो है पाठ्यक्रम में स्थान भी उसी के आधार पर दिया जाता है। इंग्लिश और हिंदी आप देखिएगा कि हर लगभग कॉलेज वगैरह सब जगह कंपलसरी होती है, लेकिन संस्कृत होती है क्या, मतलब कि वह भी तो एक क्या है, लैंग्वेज ही तो है, हटाया तो नहीं जाता उससे, है लेकिन जिसको इच्छा है वो करे। लेकिन हिंदी और इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में काम करती है। तो पाठ्यक्रम में स्थान गणित को बहुत ही उच्च दिया गया है, 10th तक ये कंपलसरी है, उसके बाद में भी आपको गणित में बहुत से स्टूडेंट मिल जाएंगे पढ़ने वाले, और यह अदर सब्जेक्ट्स में भी काम आती ही है, चाहे आप फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपकी बायोलॉजी में भी जो है ये गणित आती है। जब आप मंडल के जो आनुवंशिकता के नियम वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पर पूरी यही चलती है भाई, वहाँ प्रायिकता ही तो चलती है, और क्या है, ठीक है। चलिए दोस्त, तो ये तो हुआ गणित के बारे में कि गणित को जोड़ा किस प्रकार से गया है और पाठ्यक्रम में इसके स्थान कैसे दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि जितनी भी आपकी सभी सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रकृति एक समान हो, ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रकृति के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट नोट डाउन करने हैं वो आप नोट डाउन करना चलिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों मैं गणित की प्रकृति के बारे में यहाँ लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, और वह यह है कि आपकी गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन, मापतोल, इनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये आप नोट डाउन करते हुए चलिए इसकी प्रकृति में। तो देखिए गणित में संख्याएं, गणित में क्या होता है, संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन। क्या दोस्तों? संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या फिर मापतोल, ठीक है, मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है पहली गणित के नेचर में कि इसमें संख्या, स्थान, दिशा, मापतोल, मापन, इन सभी का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सेकंड आप लिखेंगे कि गणित के ज्ञान का आधार क्या होता है। तो जो गणित के ज्ञान का आधार होता है वह हमारी ज्ञानेंद्रिया होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो गणित के ज्ञान का आधार, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिया है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, गणित के ज्ञान का आधार क्या है, तो ज्ञानेंद्रिया है।
नेक्स्ट आपको इसमें याद रखना है कि इसके ज्ञान के आधार पर यह निश्चित हो जाता है दोस्तों, अगर आपको गणित का जो है ज्ञान है, गणित का अगर आपको जो है ज्ञान हो गया है, तो उसके ज्ञान के आधार पर जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है, गणित इसके ज्ञान के आधार पर यह निश्चित हो जाता है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको इसमें याद रखना है कि गणित की अपनी भाषा होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गणित की अपनी भाषा है। ठीक है, गणित की क्या है, अपनी खुद की एक भाषा है। और यहां पर जो गणित की भाषा का तात्पर्य है, इस भाषा से क्या तात्पर्य है, तो गणित की भाषा से तात्पर्य है गणितीय पद जो होते हैं हमारे। ठीक है, तो गणितीय पद, ठीक है, गणितीय जो प्रत्यय होते हैं वे, और गणितीय सूत्र होते हैं। ठीक है, कुछ इसके सिद्धांत होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं दोस्तों, इसकी थ्योरम्स वगैरह सिद्धांत होते हैं इसके, और तथा संकेत, क्या होते हैं दोस्तों, संकेत। ठीक है, तो गणित की अपनी भाषा है, और भाषा से तात्पर्य है कि गणितीय पद है, गणितीय प्रत्यय है, गणितीय सूत्र है, गणितीय सिद्धांत है, गणितीय संकेत है, वे जो है दोस्तों विशेष प्रकार के होते हैं, और जो कि क्या करते हैं, गणित की भाषा को जन्म देते हैं। ठीक है, तो संकेत विशेष प्रकार के होते हैं, विशेष प्रकार के होते हैं जो गणित की भाषा को जन्म देते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक, तो गणित की अपनी एक भाषा है, और गणितीय भाषा से तात्पर्य क्या है कि गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, गणितीय सूत्र, गणितीय सिद्धांत, गणितीय संकेत विशेष प्रकार के होते हैं जो गणित की भाषा को क्या करते हैं दोस्तों, जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे आप, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप याद रख सकते हैं कि गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन और सामान्यकरण की जो योग्यता है वह हमारे मस्तिष्क में विकसित होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे गणित के अध्ययन से, गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण, सामान्यीकरण की या सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। ठीक है, तो गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन और सामान्यीकरण की योग्यता जो है वह हमारे मस्तिष्क में विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे 5th नंबर पर कि गणित की भाषा सुपरिभाषित है, उपयुक्त है और स्पष्ट है। ठीक है, तो गणित की भाषा, गणित की भाषा सुपरिभाषित कैसी है, सुपरिभाषित है और उपयुक्त है तथा स्पष्ट कैसी है, स्पष्ट होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि गणित की जो भाषा है वो सुपरिभाषित होती है, स्पष्ट होती है और उपयुक्त होती है। नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं कि गणित के अध्ययन से बालकों में क्या होता है दोस्तों, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ठीक है, क्या होता है, तो देखिए गणित के अध्ययन से बालकों में, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता
आत्मनिर्भरता का विकास होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गणित की प्रकृति के बारे में कि गणित का जो गणित में है दोस्तों क्या होता है कि अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 8 पॉइंट, गणित में क्या होता है दोस्तों, अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें याद रखेंगे कि गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र जो होते हैं वो सभी स्थानों पर आप कहीं पर भी चले जाइए एक समान होते हैं और जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए गणित के नियम, गणित के सिद्धांत तथा सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। ठीक है, गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र एक समान होते हैं हर जगह, आप लोग जानते ही है। चाहे मैं यहाँ सिरोही में बैठे बैठे गणित का प्रश्न सॉल्व करूँ या चाहे आप जो है जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, अमेरिका, दिल्ली, कहीं जो है आप इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, लेकिन a+b का होल स्क्वायर जो है वो a² + ab 2ab + b² ही होगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर की जा सकती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि गणित के नियम, सिद्धांत और सूत्र जो है वो सभी स्थानों पर एक समान होते हैं और जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी स्थान पर किसी भी समय की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, 9 नंबर पर आता है गणित की प्रकृति के बारे में कि इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है और उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। ठीक है, तो गणित के अध्ययन से यानी इसके अध्ययन से, गणित के अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है। ठीक है, इसके अध्ययन से क्या होता है, प्रत्येक ज्ञान और सूचना जो है हमारी वो स्पष्ट होती है तथा उसका एक निश्चित, क्या होता है, निश्चित यानी कि फिक्स्ड, तो निश्चित या एक उत्तर निश्चित होता है। एक सेकंड, एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि इसके अध्ययन से क्या होता है, प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है और उसका एक संभावित जो है उत्तर भी निश्चित होता है। ठीक है,
नेक्स्ट आप इसमें याद रख सकते हैं कि गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10th पॉइंट आता है दोस्तों कि गणित के अध्ययन से बालकों में क्या होता है दोस्तों, प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि गणित के ज्ञान से क्या होता है, बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना का विकास होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप और लिख सकते हैं 11वां कि इससे क्या होता है कि स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। ठीक है, तो इससे बालक में क्या होता है दोस्तों, स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कैसा दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है कि इससे क्या होता है, स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है बालक के अंतर्गत। ठीक है, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप 12वां पॉइंट लिख सकते हैं कि गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है कि गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं है बल्कि उन विज्ञानों के प्रगति और संगठन की आधारशिला भी क्या है, गणित ही है। तो अभी तक हमने दोस्तों गणित के 12 प्रकृति के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए, जिसमें पहला पॉइंट क्या था कि गणित संख्याएं, स्थान और दिशा तथा मापन का या फिर मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिया होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गणित की अपनी भाषा है, अपनी भाषा से तात्पर्य क्या है, तो गणितीय पद है, गणितीय प्रत्यय है, गणितीय सूत्र है, सिद्धांत है, संकेत है। ये विशेष प्रकार के होते हैं जो क्या करते हैं, गणित की भाषा को जन्म देते हैं। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता का विकास होता है। नेक्स्ट है, गणित की भाषा सुपरिभाषित है, उपयुक्त है तथा स्पष्ट होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का जो है विकास होता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ शब्द आया है अमूर्त और मूर्त, तो अमूर्त शब्द का तात्पर्य है दोस्तों कि जो एक फिक्स नहीं होता। जैसे कि देखो, मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूं कि मेरे पास में बहुत सारे टीचर है। क्या बोला, मेरे पास में बहुत सारे टीचर है, तो कितने टीचर है ये स्पेसिफाई किया क्या, नहीं। तो ये तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, अमूर्त है ये एक, ठीक है। लेकिन मूर्त क्या हो गया कि मेरे पास में 50 टीचर है, मेरे पास में 10 टीचर है, मेरे पास में 10 अध्यापक है, मेरे पास में 10 शिक्षिका है और 10 शिक्षक है, तो ये क्या कहलाएगा, मूर्त रूप में। तो हम क्या करते हैं, गणित में अमूर्त प्रत्यय होते हैं उनको मूर्त प्रत्ययों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, गणित के नियम, सिद्धांत और सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं और जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा
कि इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका संभावित उत्तर एक जो है वह निश्चित होता है। गणित के अध्ययन से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना का विकास होता है। बालक जब गणित पढ़ने लगता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, उसका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता जाता है और उसका दिमाग एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरह विकसित होता है। कैसा विकसित होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है गणित के माध्यम से। गणित की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे वो फिर आपकी जीव विज्ञान हो, चाहे वो आपकी सांख्यिकी हो, चाहे आपका रसायन विज्ञान हो, चाहे आपका भौतिकी हो, और इसके अलावा जहां जहां पर गणित आता है, जैसे आजकल कंप्यूटर साइंस में जो कोडिंग वगैरह में भी आज मैथ्स जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो बहुत फास्टली करते हैं कोडिंग वगैरह। तो इन सभी विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनके अध्ययन में ना केवल गणित जो है एक सहायक है, बल्कि उसमें क्या करती है, उनकी प्रगति में और उनके संगठन की आधारशिला भी क्या है, तो गणित ही है। इस प्रकार से ये गणित की प्रकृति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट 12 पॉइंट थे जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, और इस प्रकार से आपका ये जो है दोस्तों कंप्लीट हुआ कि मैथ्स की परिभाषाएं क्या है, मैथ्स का अर्थ क्या है, और मैथ्स की जो है मतलब आपकी क्या कह सकते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की प्रकृति किस प्रकार की है, इसके बारे में बात करी। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।